बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर मिनिमम रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन बॉल एज अ रेशियो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू द ग्रॉस कंक्रीट एरिया। फर्स्ट आता है 0.0012 फॉर द डिफॉर्म्ड बार के लिए। अदर टाइप्स के बार के लिए इतना आता है 0.0012 फॉर बेल्टेड वायर फैब्रिक विद द वायर्स नॉट लार्जर देन 16 mm इन डायमीटर। तो चेक करते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। The minimum reinforcement is to be provided in column as a ratio of steel area to the gross concrete area। तो स्टेटमेंट ये दे रखा पहला 0.0012 फॉर डिफॉर्म्ड बार और अदर टाइप्स बार के लिए कितना दे रखा है यहाँ पर 0.0015 एंड टाइज विद द वायर ग्रेटर देन 16 mm दे रखा है। तो फैक्ट चेक कर लेते हैं इसके। टॉपिक जो होता है कॉलम रेनफोर्समेंट लिमिट का मिनिमम स्टील रेशो की यहाँ बात हो रही है। तो बात करते हैं इंट्यूशन की। तो क्या कह रहा है, कॉलम मेनली कंप्रेशन मेंबर होता है बट रेनफोर्समेंट स्टेबिलिटी और डक्टिलिटी के लिए ज़रूरी होती हैं। कोड मिनिमम स्टील लिमिट स्पेसिफाई करता है। तो कोड के अकॉर्डिंग जो मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील जो है फॉर डिफॉर्म्ड बार के लिए जो होता है वो होता है 0.0012 और फॉर ऑल बार्स के लिए जो होता है वो होता है 0.0015। जो तीसरा स्टेटमेंट जो दे रखा है यहाँ पर 0.0025 वन टाइड विद द वायर ग्रेटर देन 60 mm, ये गलत कैसे हो सकता है। तो इसमें 1 और 3 राइट है बट यहाँ मेरे तीनों आंसर सही आ रहे हैं। 1 and पेंडिंग डालो इसको। अभी मेरे को तीनों आंसर सही लग रहे हैं इसके। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, द मिनिमम रेशियो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू द ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया बाल शेल बी प्रोवाइडेड एज बिलो 0.0012 फॉर डिफॉर्म्ड बार नॉट लार्जर देन 16 mm इन डायमीटर एंड विद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ 415 न्यूटन पर mm और ग्रेटर। 0.0015 फॉर अदर टाइप्स ऑफ वॉर के लिए ये 0.0025 नहीं होगा ये। ये आई थिंक 0.0012 बेल्डेड वायर फैब्रिक नॉट लार्जर देन 16 mm डायमीटर। तो क्वेश्चन में दे रखा है बेल्डेड वायर फैब्रिक वार, ठीक है। तो ये 0.012 है और यहाँ जो लिख रखा है 0.020 ये नहीं होगा, ये आएगा 0.0012। टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, तभी मैं सोच रहा था ये गलत कैसे हो सकता है। तो इसमें तीनों ही सही आएंगे। एक टेबल यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्टिकल स्टील बाई ग्रॉस कंक्रीट इंटू 100 जो होता है। डिफॉर्म्ड बार के लिए जो होता है, डिफॉर्म्ड बार के लिए 0.12% होता है। अदर बार्स जो होते हैं, अदर बार्स के लिए होता है 0.15%। और बेल्डेड वायर फैब्रिक के लिए जो है बेल्डेड वायर फैब्रिक जो ग्रेटर देन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 mm है, उसके लिए होगा 0.12%। दूसरा जो टेबल है जो कोड का वो है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल बार की बात कर रही है।
हॉरिजॉन्टल स्टील जो है, हॉरिजॉन्टल स्टील बाई ग्रॉस कंक्रीट इंटू 100। डिफॉर्म्ड बार के लिए जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी 0.20% डिफॉर्म्ड बार के लिए। अदर बार के लिए आएगा 0.25% और बेल्डेड वायर विद फैब्रिक उसके लिए आएगा 0.20%। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है 0.0012 आएगा। ठीक है, इसलिए 1, 2, 3 तीनों ही सही आंसर होंगे इसके। क्या दे रखा देखो, वर्टिकल रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोविजन ऑफ द लैटरल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी column is not mandatory. The provision of lateral reinforcement in RCC column is not mandatory. The lateral reinforcement in RCC column help in preventing possible buckling of longitudinal reinforcement. The provision of lateral reinforcement in RCC is not mandatory. तो ये अजीब ही क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा सही आएगा? The provision of lateral reinforcement in RCC column is not mandatory. Not mandatory? ऐसे कैसे हो सकता है? तो पहला तो गलत ही हो गया ना, दूसरा सही हो जाएगा। A true and B false। चेक कर लेते हैं इसको। Lateral reinforcement in RCC column is mandatory। ठीक है, it prevent buckling of longitudinal bars। लॉन्गिट्यूडनल बार कंप्रेशन में होते हैं, बकलिंग के अंदर बकलिंग का डेंजर होता है, लेटरल टाइज सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। लेटरल रेनफोर्समेंट बार को होल्ड करता है, बकलिंग प्रिवेंट करता है, इसलिए ये मैंडेटरी होता है। वो क्वेश्चन में था पहला असर्टेशन जो था वो नॉट मैंडेटरी था, तो उसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। ये कुछ भी लिख रहा है अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। आरसीसी कॉलम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 40 × 400 × 400 mm has its column load maximum interaction diagram shown in figure. What is the maximum uniaxial eccentricity at a factor of PU 640 and it applied safely FC के बराबर 40 MPa। ठीक है, तो क्या पूछा? मैक्सिमम यूनिएक्सियल एसेंट्रिसिटी 25 के अंदर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, सॉल्व करते हैं। कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एंड मूवमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट। कॉलम इज सब्जेक्टेड टू क्या बोल रहा है? एक्सियल लोड एंड मूवमेंट आइडेंटिफाई करेक्ट इंटरेक्शन कर्व। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पीयू बराबर कितना दे रखा था? प्योर एक्सियल लोड, मैक्सिमम लोड कैपेसिटी, प्योर बेंडिंग, जीरो एक्सियल लोड, कॉम्बिनेशन जो होता है कर्व इंटरेक्शन रिलेशन होता है। एंड नेक्स्ट एज मूवमेंट इंक्रीज एक्सियल लोड कैपेसिटी डिक्रीज होती है, नॉमिनल कवर फ्रॉम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? इसका जो फॉर्मूला होता है ना, क्वेश्चन क्या था, दैट इज़ द क्वेश्चन। इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं। आरसीसी कॉलम एज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 40 × 40। तो ये फॉर्मूला यहीं दे रखा है इस क्वेश्चन का, PU/FC के BD। तो लोड आपको कितना दे रखा है? 640 × 10⁻³ डिवाइड बाई कितना दे रखा है? FCK की वैल्यू 20। V कितना दे रखा है? 400 × 400। ठीक है, तो ये PU/FC जो आएगा कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करने के बाद में आएगा 0.2। ठीक है, सो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इधर को सोल्व कर लेते हैं इसको। ये बोल रहा है वी हैव MU बराबर FCK B/D², जो कि 3A फ्रॉम इंटरेक्शन डायग्राम। कितना दे रखा है? 0.3। नेक्स्ट बात करते हैं, तो MU बराबर है
क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 20 इंटू 400 इंटू 400 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ तो जो mu बराबर निकल के आएगा वो आएगा 384,000 किलो न्यूटन पर mm। ठीक है, बट अब क्या निकालना है, बट मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी निकालना है, मैक्सिमम यूनी एक्सियल एसेंट्रिसिटी E बराबर होती है mu/pu। ठीक है, तो mu की वैल्यू कितनी दे रखी है 384,000 डिवाइड बाई 640, तो ये हो जाएगा 600 mm। तो इसमें आंसर आएगा सी। सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ इज द बेस लेवल बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ इट्स हाइट h। हाउ इज द बेस लेवल बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ हाइट। तो किस तरीके से एक्सप्रेस करता है ये चेक कर लेते हैं। इसके हिसाब से h³ आएगा, तो इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके। बेस लेवल बेंडिंग मोमेंट इज ए फंक्शन ऑफ हाइट h। अर्थ प्रेशर और रिटेनिंग वॉल की बात करता है, रिजल्टेंट फोर्स और मोमेंट का रिलेशन है इस जगह पे। तो इंट्यूशन समझते हैं, अर्थ प्रेशर ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसका रिजल्टेंट फोर्स होता है 1/2 इंटू गामा h², और जो मूवमेंट होता है वो होता है मूवमेंट फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो रिजल्टेंट फोर्स लोकेशन जो होती है h/3 होती है फ्रॉम द बेस, एंड बेस मूवमेंट जो प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है h³ के होता है। ठीक है, तो क्या इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? हाँ। तो बात करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, सही तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो टोटल है ये हाइट है इसकी, ये जो हो जाएगा KA गामा h। ये एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात चल रही है यहाँ पे। जो टोटल एक्टिव थ्रस्ट कितना होगा यहाँ पर, टोटल एक्टिव थ्रस्ट हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू KA इंटू गामा h इंटू h। तो ये T बराबर टोटल थ्रस्ट हो जाएगा 1/2 KA गामा h²। ठीक है, तो अब बात करते हैं मूवमेंट अबाउट बार। मूवमेंट अबाउट बार की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T इज इक्वल्स, ये हो जाएगा T इंटू h/3। तो T क्या है 1/2 इंटू T की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये डायरेक्ट ही ऐसे ही कर लेते हैं ना इसको। तो ये हो जाएगा KA गामा h से h मल्टीप्लाई हो जाएगा, h³ हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर मूवमेंट की KA गामा h³ डिवाइड बाई 6। तो मूवमेंट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, h³ के। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम डिजाइंड बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज 500 किलो न्यूटन। द अल्टीमेट कोलैप्स ऑफ लोड ऑफ कॉलम इज, कितना होगा अल्टीमेट लोड ऑफ कॉलम। तो इसका फॉर्मूला होता है, देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका। बात चल रही है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सेफ्टी फैक्टर अप्लाई होता है। अल्टीमेट जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वर्किंग लोड से ज़्यादा होती है, कोलैप्स लोड अल्टीमेट कैपेसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो जितना लोड दे रखा कोलैप्स लोड वो अल्टीमेट लोड के बराबर हो जाएगा। तो कैसे होता है,
अल्टीमेट लोड निकालने की कोशिश करते हैं इसकी। तो WU बराबर होता है WS इंटू 1.5, तो 500 इंटू 1.5 750 किलो न्यूटन हो जाएगा। ये पता नहीं कैसे दे रखा है। सेवन 750 है क्या इसमें कहीं? 750 दे रहा। Load carrying capacity of a column designed with working stress method, the ultimate collapse load of a column। तो ultimate collapse load कैपेसिटी इक्वल होती है बहुत सारे क्वेश्चनों में मिस्टेक्स है भैया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इफ लोड एक्टिंग ऑन ए commonly conventional size RCC column increase continuously from 0 to higher magnitude, the magnitude of the uniaxial ultimate moment that can allow on the column, if the load acting on a commonly conventional size of RCC column increase continuously from 0 to higher magnitude, the magnitude of the uniaxial ultimate moment that can be allowed to column first increase then decrease. When load on column increase, moment carrying capacity initially increase and then decrease. So इसका जो कर्व होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये B होता है, ये A होता है, ये लोड होता है। तो क्या कह रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिएक्सियल लोड इंक्रीज देन डिक्रीज। अब चेक करते हैं इसको। If axial load on column increase from 0, how does allowable uniaxial moment change? कॉलम मोमेंट कैपेसिटी मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेशन इंक्रीज होने पर कंप्रेशन जोन इंक्रीज होता है, इसलिए बेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है। पीएम इंट्रैक्शन कर्व में एक्सियल लोड इंक्रीज होने पर मोमेंट कैपेसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। और यहाँ क्या कह रहा है? इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। If load acting on a column, conventional size RCC column increase continuously from 0 to higher magnitude, the magnitude of the uniaxial ultimate moment that can be allowed on the column increase then decrease. कितने सारे क्वेश्चनों में डाउट आ रहे हैं मुझे यार। In helical reinforcement concrete column, the concrete core is subjected to triaxial state of stress. Helical reinforced concrete columns are very much suitable for earthquake resistance structure. तो इसमें कौन सा आएगा? In helical reinforcement concrete column, the concrete core is subjected to triaxial state of stress. Helical reinforcement concrete columns are very much suitable for दोनों ही सही है, पर रिलेटिव आंसर चेक कर लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंक्रीट कोर इन स्पाइरल कॉलम एक्सपीरियंस ट्राईएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। स्पाइरल कॉलम सुटेबल फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। स्पाइरल रेनफोर्समेंट कन्फाइनमेंट की बात चल रही है। कंक्रीट कन्फाइनमेंट रीजन फॉर इम्प्रूव बिहेवियर। स्पाइरल रेनफोर्समेंट कंक्रीट को कन्फाइन करता है, जो स्पाइरल होता है क्या करता है? रेनफोर्समेंट कंक्रीट को कन्फाइन करता है। लेटरल एक्सपेंशन रेस्ट्रिक्ट होती है इसके अंदर। कंक्रीट पर 3 डायरेक्शन में कंप्रेशन डेवलप होता है, बात तो सही है। अब बात समझते हैं कि स्पाइरल रेनफोर्समेंट लेटरल प्रेशर प्रोवाइड करता है, इसलिए कंक्रीट ट्राइएक्सियल कंप्रेशन में होता है। ये डक्टिलिटी इंप्रूव करता है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस करता है। डक्टिलिटी इंप्रूव करता है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस करता है।
अब इसका प्रॉपर स्टेटमेंट देख लेते हैं। कॉन्क्रीट कोर इज सब्जेक्टेड टू ट्राइएक्सियल स्टेट। हेलो हेलो यार, फुटिंग फुटिंग कर रहा हूँ, फुटिंग। क्या कह रहा है? खाना बनाना है या लेके आओ? क्या लेके आएगा? पता, दाल रोटी पराठे और कुछ चाइनीज वाइनीज। अबे आजा, खाना बना लेंगे, दिन में भी बाहर ही खाया है। अच्छा, हो सके तो ऐसे करना, आलू ले आना। आलू लेके आओ। हाँ, और अच्छा उसकी बना लेंगे अपन लोग, कल की बची अपने है। पास में वो स्टफ बच रहा है ना कल का, अच्छा, तो हाँ तो आलू मैं लेके आ रहा हूँ, तो ऐसा कर क्या करेगा, सब्जी तो बना देगा तू या रोटी बनाओगे ना? वो यार वो सब्जी तू बना देना ना थोड़ा, अच्छा, मैं वो बना दूँ। उसकी चीज़ बना दूंगा, ठीक है। बता बता, कोई दिक्कत है तो। नहीं नहीं, अरे उसकी ब्रोकली मैंने कल बनाई थी, पत्ती का बना दूंगा। क्या रोटियाँ? नहीं नहीं, ब्रोकली ब्रोकली है ना। अरे ब्रोकली की ऐसी तैसी, उसको हटा, वो अलग काम में यूज लेंगे ब्रोकली को यार, अपन आलू, आलू और बीन्स की बना दूंगा। आलू और बीन्स बना लेंगे। हाँ तो तू ऐसे कर, खाना लगा ले, रोटी वोटी कल बना ले, है ना? ठीक है। आता हूँ मैं 10 बजे। ठीक। स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कॉन्क्रीट कोर इज सब्जेक्टेड टू, कॉन्क्रीट कोर इज सब्जेक्टेड टू triaxial state of stress in a helically reinforced column. Helical reinforcement column are much safer than normal column. Helically reinforced column is much better than normal column in earthquake, because no stress concentration occurs in helical column because of NQ shortage. Also, no hook is there. There is helical reinforcement. So concrete core is subjected to triaxial state of the stress in a helical reinforcement column. Helical reinforcement column is much better than normal column in a earthquake because no stress concentration occur in a helical column because of NQ shortage. Also, no hook is there. It's helical reinforcement, hence NQ worry of opening up. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन ए कॉलम इज सपोर्ट थ्रू आउट इट्स लेंथ आइदर बाई मेसनरी बाल और ए कंस्ट्रक्शन ऑन ऑल साइड, देन इट्स स्लेंडरनेस रेशियो इज, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा इसका? व्हेन कॉलम इज सपोर्टेड थ्रू इट्स लेंथ आइदर बाई मेसनरी वॉल और बाई कंस्ट्रक्शन
on all sides, then its slenderness ratio is 0. When column is supported through its length, the effective length is taken as a 0. Therefore, slenderness ratio 0. When column supported throughout its length, either by masonry wall or by construction on all the sides, the slenderness ratio is 0. चेक करते हैं कैसे 0. Column support throughout its length by masonry wall or construction on sides. तो lateral support मिलने पर बकलिंग कम होता है, इफेक्टिव लेंथ रिड्यूस होती है और स्लेंडरनेस रेशो स्मॉल हो जाता है. तो कॉलम लेटरल रेस्ट्रेंट के साथ बिहेव करता है और स्लेंडर रेशो लो हो जाता है. So we can consider it as 0, not low. Minimum clear cover in mm to the main steel bars in slab, beam, column and footing respectively are. The minimum clear cover to the main steel bar, slab, beam or column and footing respectively. $15 होता है मेन बार के लिए, स्लैब के लिए 25 होता है. नहीं, स्लैब के लिए जो होता है 15 होता है, बीम के लिए 25 होता है, कॉलम के लिए 40 होता है एंड फुटिंग के लिए 75 होता है. बी आंसर सही है इसका. बीम के लिए 15, स्लैब के लिए 15, बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40 और फुटिंग के लिए 75. सही है. और जो स्लैब के लिए एक चीज़ और है, 5 mm टॉलरेंस होती हैं. अगर स्लैब की टॉलरेंस पूछे तो 5 mm होती हैं. 20, 25, 40, 50, 75, 50. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की. इन कंबाइंड फुटिंग इन जोन वेयर द स्ट्रेस आर लेस देन 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्टीरअप्स टू बी प्रोवाइडेड आर जनरली कितनी, 4 लेग्ड या 2 लेग्ड. 4 लेग्ड. इधर क्या दे रखा है, इधर 2 लेग्ड दे रखा है. लो शेयर रीजन में 2 लेग्ड स्टीरअप प्रोवाइड किए जाते हैं. शेयर स्ट्रेस लो होने पर हैवी रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती, मिनिमम स्टीरअप सफिशिएंट होते हैं, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मेंटेन होती है. और इसने दे रखा है (32) के अंदर how didn't possible man. फोर लेग्ड मार्क करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को. Question: The purpose of lateral tie in reinforcement concrete column: increase the load carrying capacity of column, facility compaction of concrete, facility of construction, avoiding buckling of longitudinal. इसमें तो डी आएगा. नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए शॉर्ट कंक्रीट कॉलम. लेस देन 12 होता है. द इफेक्टिव लेंथ ऑफ आरसीसी कॉलम कंटेनिंग थ्रू द 2 story properly restrained at the both ends of position and direction is
The effective length of RCC column containing through two story properly restrained at both ends of position and direction. तो क्या आएगा 0.5L. तो अलग अलग ही निकाल के लेके आता कहीं से. Column containing through two story properly restrained at both ends and direction is theoretical values and 0.65 recommended value for design. Since 0.65L is not given option, so 0.5L is most appropriate. वैसे 0.65 होती है इफेक्टिव लेंथ ऑफ क्लियर कवर बोथ एंड रेस्ट्रेंट. 0.75 कब होती है? ये सब गलत है क्या? कुछ भी लिख रखा है. 0.65 होनी चाहिए भाई. Effective length, both ends are restrained, properly restrained at both ends in position and direction.